अपराध हैं वो हमेशा होते रहते हैं। देखा जाए तो भिवानी जिले में पूरे में देखा जाए लगभग 5000 के आसपास एफआईआर होती है हर साल। लगभग 400 के आसपास एफआईआर 400 से 450 इस भवानी खेड़ा क्षेत्र में होती है। और इस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा वारदातें हो रही है वो कुछ तो घरों में चोरियों की है, कुछ मोटर व्हीकल थेफ्ट की है और कुछ पेटी थेफ्ट है, जैसे कि खेत में कुछ सामान चोरी हो गया, मोटर चोरी हो गई, सोलर प्लेट है वो चोरी हो गई। इस तरह की छोटी मोटी वारदातें भी काफी होती रहती है। नशे के बारे में देखा जाए तो भवानी खेड़ा क्षेत्र में इतना कोई संवेदनशील नहीं है, परंतु कुछ गांव है यहाँ पे जिनकी हमारे पास लगातार शिकायतें आती रहती है कि यहाँ पे नशे का प्रचलन है थोड़ा बढ़ रहा है और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह कुछ पुराने समय में यहाँ पे गैंग वॉर के भी केसेस रहे हैं थोड़े बहुत। कुछ गांव है जो पर्टिकुलरली नोटोरियस रहे हैं। उन सब बातों पे पुलिस का एक विशेष फोकस रहता है, क्योंकि हमारे काफी समय से इन बातों के बारे में हमारे प्रयास लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे ट्रेडिशनल क्राइम है जो कि सालों साल निरंतर होते रहते हैं और इनके बारे में हमारी पुलिस की व्यवस्था ऑलरेडी एक सुचारू रूप से बन चुकी होती है। किस तरह से इनको टैकल करना है, किसकी हिस्ट्री शीट खोलनी है, किस पे सर्वेलेंस रखना है, नजर रखनी है, इन सब चीजों पे तो हमारा एक बहुत अच्छा प्रयास पुलिस का हमेशा चलता रहता है। परंतु ये नए जो क्राइम्स आ रहे हैं आजकल, जैसे साइबर क्राइम है, ये इतनी तीव्र गति में लास्ट 4-5 साल से बढ़े हैं कि इनको लिए हमारी एक व्यवस्था में आने में थोड़ा समय लगता है और ये टेक्नोलॉजी में जो सुधार है वो इतनी तीव्र गति से होता है कि हमें भी कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। परंतु अब जैसे नए साइबर पुलिस स्टेशन भी खुले हैं, साइबर डेस्क भी स्टैब्लिश की है, MHA लेवल पे होम मिनिस्ट्री में, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं, जिसमें एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, दूसरा 1930 की हेल्पलाइन चालू की है। इसमें द्वारा इनमें ये प्रयास ये रहता है कि कोई भी साइबर क्राइम आपके पास होता है तो उसको तुरंत बिना पुलिस स्टेशन आए भी आप अपने घर पे बैठे बैठे सिंपल एक फोन डायल करके या फिर ऑनलाइन आप लॉगिन करके नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे आप उसकी कंप्लेंट तुरंत करवा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके जितने भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, यदि आपके पैसे गए हैं किसी दूसरे अकाउंट में, वो होल्ड पे पड़े जाते हैं और पुलिस की थोड़ी सी जांच के बाद में ही एफआईआर करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बार तो बिना एफआईआर जरूरत किए भी आपके जो पैसे खाते से जो कटे वो वापस आपके खाते में आ जाते हैं। साइबर क्राइम का लेवल काफी बढ़ गया है। आप लोगों में से मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इस साइबर क्राइम का आप शिकार हो, ये भी नहीं पता कि आपके पड़ोस में या जानकारों में किसी के साथ हुआ हो, परंतु पुलिस लेवल पे कंप्लेंट्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी मेरे श्रद्धा सुमन जिनको अर्पित करने आप सभी मौजूद व्यक्तिगण, प्यारे बच्चों, मीडिया छायाकार पत्रकार बंधुओं, जैसा अजीत ने अपने उसमें बताया कि तीन मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज ये एक प्रयास किया गया है। प्रयास भी इसलिए किया गया है क्योंकि एक आम जनता के मन में पुलिस को लेकर के थोड़ा सा एक संकोच, थोड़ा भय, थोड़ा दूरी बनी रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से पुलिस के बारे में अपनी एक राय कायम कर लेता है। पर आम धारणा जो पुलिस के बारे में, अगर आज मैं बच्चों से पूछूं, बेशक शायद यहाँ ना बोल पाए संकोच के मारे, पर इनका भी एक नजरिया पुलिस के लिए थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव नहीं रहता, क्योंकि हम भी जब छोटे थे हमने ये बात सुनी थी पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। और मुझे नहीं लगता कि वो, चाहे हम एक दौर पार कर गए हैं, अगली पीढ़ी आ गई है हमारी भी, परंतु उस नजरिए में कोई बहुत बदलाव आया होगा, मुझे इसका थोड़ा सा शक है। आज भी थोड़ा सा पुलिस को लेकर के लोगों में आम, कम से कम जो मौजूद जनप्रतिनिधि है, जो मौजूद व्यक्ति है, वो तो फिर भी थाने चौकी में क्योंकि आते रहते हैं लोगों के कार्य को लेकर के, तो उनका हो सकता है अपना नजरिया अलग हो, लेकिन आमतौर पर यही माना जाता है कि पुलिस किसी की सगी नहीं होती। पुलिस, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है पुलिस में। पुलिस जो है आदमी देख करके बात करती है। अगर आप सूटे बूटे गए, गाड़ी में बड़ी में गए तो आपको बिठा लिया जाएगा, अगर आप पैदल गए या साइकिल पे गए तो आपको तो घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मतलब एक जनरल आम धारणा है। एक शिकायत बहुत ज्यादा आती है मेरे पास, खास तौर पर एसपी साहब के पास भी आती होगी, थाने चौकी SHO की, डीएसपी तक की आती है कि डीएसपी को तस्दीक करनी पड़ती है। डीएसपी को कोई केस होता है तो तस्दीक करनी पड़ती है, वेरीफाई करके बताना पड़ता है कि प्राइमा फेसाई कौन सही है कौन गलत है, आगे एविडेंस है।
तो डीएसपी तक की कंप्लेंट बहुत आती है एसपी साहब मेरे पास। दो पक्ष हैं, अब एक पक्ष सही है, एक पक्ष गलत है। डीएसपी एसएचओ सही और गलत को एविडेंस के हिसाब से, टेक्निकल सर्विलेंस के हिसाब से, मौके के गवाहों के हिसाब से तय करते हैं कि किसका बात सही है, किसकी गलत है। झगड़ा है तो कौन एग्रेसिव पार्टी है, कौन विक्टिम पार्टी है। जो दूसरा पक्ष जिसके मन की नहीं हुई, चाहे वो गलत भी क्यों ना है, वो तुरंत मेरे पास या एसपी साहब के पास जाएगा, जी फलाने तो पैसे भर, मतलब पैसे भरने का एक टिपिकल वर्ड है, जी उन्होंने तो पैसे भर दिए। मैंने कहा भाई किसके सामने भरे, ये बताओ, खजाने भरे, मटके में किसे भरे। तो एक ये एलिगेशन आना ही आना है कि जिसके मन का नहीं हुआ छूटते कहेगा जी हमारी सुनवाई नहीं, दूसरे पक्ष ने पैसे भर दिए। तो कुल कहना यह है कि पुलिस के बारे में 100 लोग 100 बातें और एक इमेज क्रिएट हो जाता है। बची खुची कसर जो है वो फिल्मों में है। फिल्मों में पुलिस को दो तरह से दिखाया गया है, एक तो सिंघम, दबंग और गंगाजल स्टाइल। मतलब लगता है कि एक पता नहीं पुलिस के पास अथाह शक्ति है, जिसको चाहे उठा के कहीं भी कूट देगी, पीट देगी। लोग आकर के बोलते हैं कि जी ऐसा है, रगड़ा तो दिया नहीं। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से, खास तौर पे जो बीवियां होती 498 कराती हैं, वो ये कहती है बंदे को अरेस्ट तो किया नहीं, हवालात में तो डाला नहीं, जूते तो मारे नहीं। भाई पुलिस का काम थोड़ी तुम्हारे पति को जूते मारना, पुलिस का काम थोड़ी, जहाँ जायज होगा। अवनीश कुमार की जजमेंट है, 7 साल से कम सजा वाले को पुलिस तब तक नहीं अरेस्ट कर सकती, जमानत लेना कंपलसरी है। जमानत नहीं लेंगे तो हमारे मुलाजिम की कंटेम्प्ट हो जाती है। कुल कहना यह है कि हर आदमी का अपना है। सिंघम भी दिख रहा है तो एक मूवी में ये भी दिखाया गया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है, दिखाया जाता है कि पुलिस पैसे के तहत काम करती है। हकीकत में ये सारी चीजें जो है ये कुछ परसेंट है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये चीजें पुलिस में नहीं है, पर वो बहुत थोड़ा परसेंटेज है। 10% पर 15% पुलिस शायद ऐसी होगी जो नैतिकता पे नहीं आधारित, जो दबाव में शायद काम करे, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करे, जो हो सकता है न्याय हित में बात ना करे, जो हो सकता है शायद इन्वेस्टिगेशन में फेयरनेस ना रखे, वो केवल 10 से 15% होती है। मैं आज आपको बता दूं, 26 साल की नौकरी में जो एक बहुत बड़ा तबका पुलिस का है, जो आज भी नियम कानून में बात करता है, काम करना चाहता है, सही को सही, गलत को गलत कहना चाहता है, और कभी किसी का गलत नुकसान नहीं करता, जो कायदे की बात है उस पर रहता है। एक बड़ा तबका आज भी उसका है, और ये बात रिसर्च में भी प्रूव हो चुकी है, सर्वे प्रूव हो चुकी है कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली बहुत राज्यों की पुलिस से बहुत बेहतर है। यहाँ पर आम आदमी की मदद करने की सोच रखी जाती है। सेल क्या है? सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाती तो क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी आप मान लो देश है, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके सारे स्टेट है, ठीक है। ऑर्गन आपके डिफरेंट आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, कस्बा हो गया आपका टिश्यू, कुनबा जो समाज है। तो अंतिम इकाई क्या होगी बेटा? सेल के साथ में परिवार। जैसे एक सेल से पूरी ह्यूमन बॉडी मिलती है और इंसान को आगे लेकर के जाती है, उसी तरह से किसी भी देश का जो सबसे अंतिम इकाई है, किसी भी समाज की सबसे अंतिम इकाई है, वो है आपका परिवार। अगर सेल डैमेज हो जाता है तो बॉडी खत्म हो जाती है। अगर परिवार अगर आपका खराब हो जाए तो समाज कैसे सही रहेगा? दोष लगाना, मैं आप पे कह दूं कि पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है, आप कह दो कि पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं करती है, दोष तो किसी पे भी लगा दीजिए। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर आज हम यहाँ आए हैं तो ये सोचने की बात है कि बजाय इसके कि आरोप प्रत्यारोप या कमी निकालने के, हम मिल करके ऐसा क्या करें कि हम आने वाली पीढ़ी को क्राइम से दूर रखें, क्राइम से दूर रखें, नशे से दूर रखें, हर तरह की गलत प्रवृत्ति से दूर रखें। उसका सबसे जो मेरे को आसान तरीका नजर आता है कि हम अपने अपने परिवार को कंट्रोल करें। आज अगर मेरा बच्चा, आपका बच्चा, इनका बच्चा, अगर हम सबके बच्चे सही रास्ते पे संस्कार लेके चल रहे हैं, अगर उनका फोकस जिंदगी में क्या करना है उधर है, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने बच्चे को
गलत रास्ते पे जाने से बचा रहे हैं, तो जो हमारे परिवारों के बच्चे हैं उन्हीं में से तो भटके हुए बच्चे क्राइम कर रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चे संभाल लिए, आगे वाली पीढ़ी अगर सुधर जाएगी तो समाज कहाँ से बिगड़ेगा। फैमिली में वैल्यूज होना चाहिए, घर में बहन भाई की इज्जत करेंगे तो बाहर लड़कियों की इज्जत करेंगे। अगर पति पत्नी की इज्जत करेगा तो बच्चे भी देखते गए हमारे माँ बाप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो वो भी अपनी फैमिली में इज्जत करेंगे एक दूसरे की। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने घर को संभालें। हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, आज ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आज मेरा बच्चा इस वक्त 3 बजे उस थाने में एक प्रोग्राम में, क्राइम और साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम में बैठा हुआ है। मेरा बच्चा किसी कॉलेज के बाहर लड़कियों की छुट्टी के टाइम पर अश्लील हरकत करने, छेड़खानी करने नहीं खड़ा। मेरा बच्चा शाम को 5 बजे ट्यूशन करने के लिए गया है, तो वो ट्यूशन में ही गया है। ट्यूशन के लिए घर में निकल के कहीं सड़क पे जा करके पान बीड़ी सिगरेट की दुकान पे कोई खाने पीने की चीज नहीं ले रहा है। इतनी तो जिम्मेदारी हर पेरेंट्स की बनती है। अगर पेरेंट्स ने अपनी ये जिम्मेदारी निभा ली तो आप ये मान के चलिए कि आप एक समाज में, आप अपने परिवार के लिए अपना नहीं फर्ज निभा रहे हो, आप इस समाज के लिए अपना फर्ज निभा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों के फ्रेंड बने। ये जो गैप है स्पेशली यहाँ पर जो है, मैं पीछे प्रोग्राम में मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे आपने क्या करना है। 12वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, उनको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है आगे, जबकि 9वीं 10वीं तक बच्चे को पता हो जाना चाहिए कि उसको लाइफ में क्या करना है, ताकि 11वीं 12वीं में अपने विषयों का चुनाव वैसे ही करे। और इसमें बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं है। ये दिखाता है कि पेरेंट्स जो है वो शायद कहीं बच्चे को व्यक्तिगत तौर पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर माँ बाप बच्चे के तरक्की और ग्रोथ चाहते हैं तो उनको व्यक्तिगत तौर पे देखना चाहिए कि मेरे बच्चे की क्या जरूरतें हैं, आगे वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और मैं उसको सपोर्ट करूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने घरों में आज की तारीख में बच्चे माँ बाप मिल के एक टाइम का खाना इकट्ठे खाते हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, और हमने नियम देखा था अपने घर में, जो मैंने भी कोशिश की अपने घर में करने की, और ये छोटी छोटी बातें लेकिन एक परिवार को जोड़ने के लिए और परिवार में संस्कार देने के लिए और बच्चों को गलत रास्ते से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे घर में रात का खाना हमेशा हम इकट्ठे खाते थे। मेरे फादर ऑफिस से आते थे, वो IOCL में थे, घर आते थे, शाम की चाय बनती थी, फिर पूछते थे क्या खाना बनेगा, हम बहनें खाना बनाती थी मिलकर के, और रात का खाना हम हमेशा साथ खाते थे। क्योंकि मेरे माता पिता का ये मानना था कि परिवार तब तक परिवार की तरह जुड़ता है जब आप एक टाइम खाना इकट्ठे खाते हो। मुझे नहीं पता अब कितने लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं तो अगर जहां तक संभव हो कोशिश कीजिए कि रात का खाना इकट्ठे खाए। उससे 2 फायदे होंगे। अगर आपका बच्चा कहीं कोई गलत रास्ते पे चल गया है, कोई नशा लेता है या कोई गलत काम करता है, वो बचेगा, वो आपके सामने आने से बचेगा, वो सामने बैठने से बचेगा। आप अपने बच्चे पे निगरानी कर सकते हो। दूसरा, पीछे के प्रोग्राम में एक बड़ी अच्छी बात कही थी और ये मुझे उनकी बात पसंद आई तो मैं यहाँ दोहरा रही हूँ। कॉम्पेरर ने कहा कि अगर आज पेरेंट्स से पूछा जाए या किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्रिकेटर 5 के नाम बताओ, वो 10 के बता देगा, एक्ट्रेस के 5 के नाम बताओ, 10 के बता देगा। लेकिन उससे ये पूछा जाए कि तेरे बच्चे के 5 मित्र के नाम बताओ, वो नहीं बता पाएगा। ये कड़वा सच है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा किस संगति में है, और जब तक, और पड़ोसियों को पहले पता चलता है, माँ बाप को बाद में पता चलता है। दिक्कत यह है कि जब तक पेरेंट्स को पता चलता है तब तक बच्चा बेचारा, परिस्थिति उसकी ऐसे हो जाती है कि उसको वापस लाने में बहुत तकलीफ होती है। तो सबसे पहले जो अगर आप लोग कोई काम कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को अपने होल्ड में लीजिए। कहते ना हैंड होल्डिंग। देखो हम सोचते हैं हमारा बच्चा कल को हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उसको बुढ़ापे का सहारा बनाने से पहले जरूरी है कि उसके बचपने में आप उसकी उंगली सही पकड़ के उसको रास्ता दिखाएं। अगर आपने उंगली पकड़ के रास्ता नहीं दिखाया तो फिर बुढ़ापे का सहारा बनने की उम्मीद भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, गोल चक्र है। आप जिस रास्ते से आगे लेके जाएंगे वो उल्टा घूम करके आप तक उसी तरह से आएगा। आप अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बच्चा आपसे सीख के आपके साथ व्यवहार करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार को संभालिए। इसको संभाल लेंगे बहुत हद तक ड्रग्स की प्रॉब्लम, क्राइम की प्रॉब्लम, ये जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, अश्लील हरकतें करना,
रेप करना, नशे के लिए आप चोरी चकारी उठागिरी करना, बहुत हद तक इस पे अंकुश लगेगा अगर हमारा बच्चा अंकुश है। बच्चे को पता नहीं उसको क्या करना है तो उसको गाइड कीजिए, उससे पूछिए, उसको ऑप्शन दीजिए। अगर हालांकि ये टाउन है लेकिन जहां तक संभव हो स्कूल कॉलेजेस में आप पीटीएम में जाते हो, टीचर्स बुलाते होंगे ना पीटीएम में, बच्चों आपके पेरेंट्स का पीटीएम होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है स्कूल में। आप सभी कोशिश कीजिए स्कूल में करियर काउंसलिंग वाले आए, बताए बच्चों को। नए नए इतने आजकल डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस और नेवी, आर्मी के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, वेब पेज, इतने सारे कोर्सेज निकल चुके हैं कि आपको कोर्स करना है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। आपको कोई सरकारी नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी लिमिटेड है और लिमिटेड में भी जो आप 4-4 जगह 5-5, मतलब 21 साल से बच्चा पेपर देना शुरू करता है, 32 साल का हो जाता है पर नौकरी नहीं मिलती, बूढ़ा हो लेता है। तो ये जरूरी है कि आप बच्चे को एनर्जी को, और वो बच्चा करेगा क्या फ्रस्ट्रेशन में, फिर गलत रास्ते पे जाएगा। माँ बाप के सामने नहीं जा सकता है, कमाई का साधन नहीं है, ऊपर से इस एरिया में तो ब्याह भी कर दिया जाता है। लड़का नौकरी नहीं कर रहा, खेत दिखा के ब्याह भी कर देंगे, तो बच्चों की भी जिम्मेदारी। तो कुल कहना यह है कि आप अपने बच्चे की एनर्जी को, पोटेंशियल को पहचान के सही रास्ते पे डालिए। मैं बार बार बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस देती हूँ, मेरा काफी बड़ा हिस्सा बच्चों पे रहता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगली पीढ़ी आपकी ये है। आपने पौधा लगाया है, माली आप हो। अब कल को आप बच्चों को दोष मत देना खराब हो गया, वो तो माली की कमी है, खाद पानी नहीं डाला तो पेड़ खराब होगा ही होगा। सो ये जरूरी है कि समाज अगर आपको अच्छा चाहिए, आपको क्राइम संतुलित करना है, अगर आपको समाज को सही दिशा में लेकर के जाना है, तो बच्चों को अपने सही दिशा दिखाइए। साइबर के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो खास तौर पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने काफी कुछ उस पर गौर किया होगा, काम की चीज सीखी होंगी। साइबर के ऊपर बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ये आप लोगों को जो फोन दिया है ना आपके पेरेंट्स ने, ये पढ़ाई के लिए दिया है। अभी मैं अगर आप लोगों को उठा करके पूछूंगी कि कितने घंटे आप फोन पे, व्हाट्सएप पे लगते हो, कितने घंटे आप पढ़ाई का काम करते हो, मालूम पड़ेगा 4 घंटे 6 घंटे स्क्रीन टाइम देखते हो, 6-7 घंटे तो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे लगते होंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे, वो भी कोई बहुत एकाध ही बच्चा होगा जो एक्चुअली इंटरनेट पे जाके पढ़ाई की सर्च करता होगा कि मुझे ये पढ़ना है तो इसमें क्या एडिशनल है। सही बोल रही है, गलत बोल रही हूँ? खड़ा करूं सबको? तो ये जो चीज है ना बच्चे, देखो एक चीज याद रखो, समय गिन के है आपके पास, 24 घंटे गिन कर है, और 24 घंटे से दिन बनता है, दिन से हफ्ता, महीना, साल। जैसे आप 24 घंटे निकालोगे ना, वैसे हफ्ता निकलेगा बेटा, वैसे महीना, वैसे साल निकल जाएगा। और जब साल निकल जाएंगे ना, फिर समय बीता समय लौट के नहीं आता। आप ये मान के चलो जो यहाँ बैठे 9th 10th 11th 12th, ये डू और डाई वाली कंडीशन है। अगर सचमुच माँ बाप का रोशन करना है नाम, अपने आप को एक उस जगह पे देखो, कीड़े मकोड़ों की तरह 150 करोड़ की आबादी में आप कौन हो, आपके हाथ में ही डिसाइड करना कि आपको बिल्कुल भीड़ का एक हिस्सा बन के जीना है या आपको एक सितारे की तरह चमक के जीना है। अगर आपको सितारे की तरह चमक के जीना है तो बचे 24 घंटे को डिसिप्लिन कर दो। अगर आपने किसी ने 24 घंटे, और मैं यहाँ पे आपको अपने व्यक्तिगत उससे बता रही हूँ, अगर आपने ये 24 घंटे डिसिप्लिन कर दिए तो आपकी पूरी लाइफ में आपको कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। आप पूरे लाइफ में आप बहुत ऊपर जाओ, जो आप चाहते हो आप अचीव कर सकते हो। 24 घंटे डिसिप्लिन कर दिए, बस दोस्तों के साथ उतना टाइम बिताओ जितना पढ़ाई से थकने के बाद, जो खुद को फ्रेश होने के लिए कि चलो मैं 4 घंटे पढ़ाई करके थक गया हूँ, ला मैं आधे घंटे दोस्तों से बात कर लूँ, रिलैक्स हो जाऊंगा। या मैं पढ़ के थक गया हूँ, चलो मैं 1-1.25 घंटे कोई बात नहीं, मैं कोई लाइट सा कोई टीवी सीरियल या कोई प्रोग्राम देख लिया, मैं कोई रिसर्च कर लूँ। यूज योर मोबाइल फॉर योर नॉलेज बिल्डिंग, क्योंकि आज जिसके पास नॉलेज है ना वो आगे जाएगा, जिसके पास नॉलेज नहीं वो नहीं जाएगा। पीयर ग्रुप में 4 लड़कों के साथ हाहा ही में अगर आप टाइम निकाल देंगे ना, जब तक आप उठेंगे ना आपको ये लगेगा कि आपका समय निकल गया, और बीता समय तो किसी का भी लौट के नहीं आया। तो यहाँ जितने बच्चे, मैं आप सबको मेरी अपनी तरफ से, मैं आप रिक्वेस्ट कह लो, चाहे जो भी मान लो, इसको आदेश मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, और आप अपने दोस्तों को बताइए 24 घंटे को जिसने डिसिप्लिन कर लिया, और उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनोगे, IAS बनना IAS बनोगे,
आपको आर्मी में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, जो करना है आप कर लोगे, लेकिन 24 घंटे आपके हाथ में होने चाहिए और आप अपने 24 घंटों के आप मालिक बनो कि आप तय करोगे कि मुझे कैसा करना है। जैसा आप करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि आदमी को कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों कहा है? क्योंकि फल तो ऑटोमेटिक ही आएगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम तो नहीं होगा ना उसके ऊपर, पर अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम का फल मिलना ही मिलना है। तो आप अपने 24 घंटे ठीक से आप डिसाइड कर लोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये हर एक की इच्छा है कि वो 24 घंटे में क्या करता है वही उसको फल मिलेगा। आप सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, ड्रग्स के ऊपर बात हुई है। एक बात होती है कि भाई हम पुलिस को अगर खबर करें, मैं सहयोग मांग रही हूँ कि कोई अपराध करता है, आपकी नजर में आता है तो आप हमें सहयोग दीजिए। अब स्कूल के बच्चे अगर इनका कोई दोस्त ड्रग ले रहा है तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि वो उनके माँ बाप को तरीके से कन्वे करें। लेकिन अपराध के बारे में जब आपकी नॉलेज में आ जाता है तो एक आप लोग का डर होता है। डर होता है कि अगर हमने पुलिस को बताया तो हो सकता है हमारी दुश्मनी हो जाए, हो सकता है हमारा नाम एक्सपोज हो जाए। डर गलत नहीं है। छोटे स्तर के हमारे मुलाजिम कई बार जानबूझ के नहीं, बदनीति नहीं होती है, लेकिन वो अनजाने में अरे फलाना तो ये कह रहा था कि तू ये करता है, मतलब थोड़ा सा टेक्निकली ना चलते वो एक्सपोज कर देते, मानते इस चीज को कर देते। कई बार बेवकूफिया हमारे वाले कर जाते, कोई होता है ऐसा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सूचना रोकें, क्योंकि अगर आपने सूचना रोकी तो आप ऐसा नहीं कि पुलिस से कुछ छुपा करके आप कोई बहुत महान काम कर रहे हैं। आप एक ऐसे अपराधी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं जो अभी तक तो छोटा क्राइम कर रहा है पर अगली बार करेगा तो बड़ा करेगा। अभी तो पड़ोस में कर रहा है, हो सकता है कल को आपके घर में हो। अभी तक तो 4 घर छोड़ के कोई लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा होगा, हो सकता है कल को आपकी बहन बेटी से करे। कोई भी अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति आपको नजर आती है, मैं ये नहीं कहती कि आप थाने चौकी में जाओ, मैं ये कहती हूँ कि जिस पे भरोसा है उस पे जाओ। अगर थाने पे भरोसा नहीं है डीएसपी पे जाओ, डीएसपी भरोसा नहीं एसपी पे जाओ, आईजी पे जाओ, डीजी ऑफिस तक जाओ, विजिलेंस में जाओ, जहां आपका भरोसा है आप जाओ। मैं अपनी और यहाँ हमारे जो एसपी डीएसपी साहब बैठे, मैं हम तीनों की तरफ से आपको आश्वासन देती हूँ, अगर आप कोई सूचना देंगे हम तीनों में से किसी को भी, तो आप में से किसी का नाम कभी भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमें नाम में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। लेकिन खबर दीजिए। ऐसा होता है कि हम बहुत कम संख्या में हैं, हम जब बहुत कम संख्या में हैं, 1 लाख पे 1 सिपाही, 80,000 पे 1 सिपाही, हर एक स्टेट के अपने अपने रेशियोज हैं। जब एक सिपाही को इतनी बड़ी संख्या को संभालना है, फिर वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर भी करना है, मुलजिम भी पेश करना है, बहुत काम है, फोर्स बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो हमारी नियत भी होते हुए हम लोग बहुत अच्छा टाइम नहीं दे पाते हर केस को। अगर आप लोगों से हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगे कि भाई कौन कबाड़ी चोरी की गाड़ी खरीदता है, कौन मोबाइल वाला चोरी का मोबाइल बेचता है, आप लोग सब समाज में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में दुकानें होती है, तो संभावनाएं आप लोगों को पता होने की हो जाती है। अगर ये सूचनाएं हमें मिल जाए, नाम गुप्त रहते हैं, तो हम काफी हद तक क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्राइम प्रिवेंशन में आपके सहयोग की अपेक्षा है और यहाँ हम चल के आए हैं इसी अपेक्षा के साथ कि आप सहयोग करेंगे। एसपी साहब ने पंचायत इलेक्शन की बात की थी, इलेक्शन बिल्कुल सिर पे आ गया है, 30 तारीख और 2 तारीख बिल्कुल बगल में खड़ी है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि इस इलेक्शन को, और हमेशा की तरह आगे भी कोई भी इलेक्शन होता है, ये तो आप लोगों को एक चॉइस दी जाती है, ये आप लोगों को चॉइस दी जाती है कि अब आप खुद को, अब किसको आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हो। तो ये एक्सरसाइज तो सिर्फ एक प्रतिनिधि चुनने की है, और प्रतिनिधि जो आपकी बात को रखे, तो ये तो हर एक का व्यक्तिगत चॉइस है कि किसको रखना है। परंतु ऐसे में भी कई बार शरारती तत्व हो सकता है कुछ गलत हरकतें या एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहे कि वोट उससे स्विंग कर जाए। अगर ऐसी कोई बात आपकी नोटिस में आती है, कहीं कोई अनैतिक रास्ता अपना रहा है वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो आप प्लीज हमारे एसएचओ, हमारे एसपीज को बताएं, क्योंकि इलेक्शन जो है निष्पक्ष जब होता है, आदमी की अपनी आत्मा की आवाज से जब होता है, तो सही चुनाव होता है। और सही चुनाव अगर होता है बिना किसी इन्फ्लुएंस के, तो वो गांव में आपकी बातें आगे तक जाएंगी। वो जनप्रतिनिधि सही मायने में जनप्रतिनिधि है,
जो आपके हित के लिए काम करेगा। किसी भी इलेक्शन में ये ध्यान रखिए, इलेक्शन का प्रोसीडिंग एक दिन का है, लेकिन भाईचारा, आपसी सौहार्द आप लोगों का पीढ़ियों से चल रहा है। तो एक इलेक्शन में जिसे किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए इतना नाक का सवाल कोई भी ना बनाए कि आपस में खून खराबा हो। वो भी ध्यान रखने की बात है कि प्यार मोहब्बत से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इलेक्शन हो। और अगर कोई गलत रास्ता अपना रहा है वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि जैसे शराब वगैरह बांटना या पैसे बांटना या कोई और गिफ्ट वगैरह देना, चोरी छुपे अगर ऐसी कोई बात हो रही है, या अगर आपके हल्के में कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कोई भी एक प्रतिनिधि मतलब कोई भी एक उम्मीदवार शायद इलेक्शन के टाइम उखाड़े ताकि वोट एकदम से लेफ्ट राइट हो जाए, अगर ऐसा कोई मुद्दा हो तो आपने जरूर तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाना है, ताकि हम उस मुद्दे को वहीं पे कंट्रोल करें, ताकि एक निष्पक्ष और बिल्कुल फेयर इलेक्शन और आदमी निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, एक ऐसा माहौल हम बना सके। बच्चों से मैं फिर आग्रह करूंगी कि बच्चे, आप नेक्स्ट जनरेशन हो। आज ये साइबर क्राइम और ड्रग अब्यूज की जो बातें हुई, पंचायत तो चलो बड़ों की बात है, आप तो 18 साल से कम के हो, लेकिन जो पूरी की पूरी जो आपकी जनरेशन है सबसे अधिक आज वो क्रिटिकल पोजीशन पे है। इतना ज्यादा आप लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेट पे एक्सपोजर है, दोस्तों का एक्सपोजर है, स्कूल में कॉलेज में हर जगह इतना एक्सपोजर है कि इस समय आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है क्या सही है क्या गलत है। जो व्यक्ति सही गलत का रास्ता समझ के सही के रास्ते पे चलेगा वो बच्चा जरूर कामयाब होगा। तो आप सभी बच्चों ने यहाँ जो मैं बातें बोल रही हूँ, पसंद आए याद रखना, पसंद नहीं आए छोड़ जाना, पर इतना जान लो कि आप सबके हाथ में आपका भाग्य है। ये जो पंडित कहते हैं ना वो ये बनेगा नहीं, आपके अपने हाथ में आपका भाग्य है, अपने भाग्य विधाता आप लोग हो। अब ये डिसाइड कर लो कागज कलम लेकर के कि आपने क्या भाग लिखना है अपना। जो स्क्रिप्ट आप लिखोगे ना वही आगे पिक्चर बन के आएगी, ना आपके माँ बाप कर सकते, ना मैं कर सकते, कोई और कर सकता। सो यू आर मास्टर ऑफ योर सोल। अपनी आत्मा, अपने पेट के आप खुद मास्टर हो। आपकी जो नाव है उसको खेचने वाले भी आप खुद हो, कोई नहीं है। माँ बाप सिर्फ सहारा दे सकते हैं, गुरु सिर्फ ज्ञान दे सकता है, असली तो आपने डिसाइड करना, आपका भाग्य आप लिखोगे खुद, कोई और नहीं लिखेगा। तो आप सबके लिए है कि प्लीज ये ड्रग वगैरह के चक्करों में ना पड़े, इंटरनेट पे गलत साइट्स पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, मन भटकेगा और आपका कीमती समय जो पढ़ाई में जाना है वो गलत लाइन पे जाएगा। और स्पेशली इंटरनेट पे, फोन पे ये जो इंस्टा और ये जो आपने ऐप डाल रखे है ना, खास ध्यान रखिएगा, इसमें प्राइवेसी सेटिंग में जा रहे। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड सर्कल के लिए होनी चाहिए, आम जनता के लिए नहीं। अगर आपने अपने को पब्लिक में एक्सपोज कर दिया तो बहुत संभावना है कोई आपके अकाउंट को हैक कर ले, कोई आपकी फोटो को हैक कर ले, कोई आपके फोन को हैक करके आपके अकाउंट को हैक करके हो सकता है कोई गलत मैसेज कर दे, आप फिर सफाइयां देते रहे कि जी मैंने नहीं किया। तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टा है, सिक्योरिटी पिन, डबल सिक्योरिटी पिन, प्राइवेसी सेटिंग, इसको जरूर आप लोग एक्टिव रखिएगा और बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ना लगाइए। फोन मोबाइल पे बहुत स्क्रीन टाइम आपकी पढ़ाई को डैमेज करता है। तो ये बच्चों से मेरा स्पेशल आग्रह रहेगा, पेरेंट्स से रहेगा कि बच्चों पे ध्यान दें। बच्चे सबके बहुत अच्छे हैं, किसी का बच्चा बुरा नहीं होता है, वो तो समय और हालात और इग्नोर करते हैं तो बुरे बन जाते हैं। हम अपने बच्चों को संभालें, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। बाकी पुलिस की तरफ से आपको हर समय सहयोग रहेगा। अब पुलिस को जनता कैसे सहयोग कर सकती है, बच्चों से मैं खास तौर पे चाहूंगी हमें सजेस्ट करें। आप सभी यहाँ आए हैं, सबके अपने अनुभव हैं। मैं चाहूंगी कि ड्रग को लेकर के, साइबर को लेकर के, क्राइम को लेकर के या किसी भी और तरीके से हम कैसे आपस में भागीदारी को बढ़ा सके, इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप सुझाव जरूर दें, आपके सुझाव की अपेक्षा है। इसके अलावा कोई और अगर समस्या है या अगर आपको कोई हमारी कमी भी है तो वो एक कहावत है ना, निंदक नीर राखी आंगन पुटी बधाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमें क्रिटिक्स हमारे पास जरूर होना चाहिए। वैसे तो मीडिया बंधु अच्छा, हमारा कोई भी छोटा भी होता है तो काफी अच्छा क्रिटिकल वो लिख देते हैं, लेकिन ठीक है, उनका भी काम है, उनका काम है। और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर वो कमी ना निकाले तो शायद हम भी और बेहतरी की तरफ ना जाए। तो आप में से किसी को हमारी कोई कमी भी अगर नजर आती है, आप वो भी यहाँ बताइए ताकि हम उसको भी बेहतर करें। इसीलिए आज का ये यहाँ आने का
मकसद है कि आपस में बातचीत करके एक व्यवस्था कायम की जाए जहां हम एक दूसरे के सहयोग से समाज को हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज की तरफ लेके जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। मैं अपेक्षा है कि आप सभी अपने जो भी जिसको जो समझ में आता है, चाहे सही है चाहे गलत है, आप अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम किस इलाके की समस्याएं क्या है और हम किस तरह से सुझावों के द्वारा और बेहतर अपनी कार्यप्रणाली कर सकते हैं। कैंपेन चला हुआ है ड्रग्स के और सोशल मीडिया के, और जो उन्होंने बताई तीसरी बात कि नज़दीक पंचायत चुनाव है, उनको देखते मद्देनजर रखते हुए उन्हें कैंपेन है कि कल को जो मतदाता है निष्पक्ष होकर अपना मत का प्रयोग करे, किसी किस्म की वो ना। वैसे तो मैं गांव किरावड़ हल्का भवानी खेड़ा से हूं और हमारे एसएचओ साहब शर्मा जी, इनकी पूरी टीम लगभग बहुत ईमानदारी और निष्ठा से हमारे हल्के में काम कर रही है। हम इनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। बट मेरा गांव किरावड़ होने से मैं पीछे भी चुनाव लड़ा और अब भी मैं कैंडिडेट हूं, तो मेरे को थोड़ा सा एक डाउट है मैडम जी। मेरे गांव एक संवेदनशील गांव है, गांव किरावड़, थोड़ी सी फोर्स की ज्यादा जरूरत है। वहाँ क्या कमी रहती है? वहाँ एक रहती है कि अंदर जब एजेंट होते हैं, जब मतदाता अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन वो एजेंट ही मोहर लगाते हैं, मतदाता को मोहर नहीं लगाते। तो मेरी एक निम्र प्रार्थना है आपसे कि उसको थोड़ा पूर्ण रूप से ज्यादा फोर्स भेजकर आप थोड़ा सा इसको करेंगे। मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ये बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर रहता है, तो इन केस कोई डिसीजन लेना है आपको, लेकिन ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर आ रहा कि नहीं आपको ये डिसीजन मत लो आप, लेकिन वो डिसीजन जो हम सिटीजन्स है, कॉमन सिटीजन्स है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? बेटे, मैंने ये कहा था कि एक इम्प्रेशन है कि पुलिस ऐसे काम करती है, पुलिस पॉलिटिकल दबाव में काम, मैंने कहा इम्प्रेशन है, हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं आपको आज अपने व्यक्तिगत उससे बता रही हूँ, और इवन एसपी साहब बैठे हैं, जहाँ सही होता है वहां हम वही करते सही है। आज तक कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं आया जहाँ सही को गलत करने के लिए कहा होता है। अगर कोई सिफारिश करता है, क्योंकि हर व्यक्ति भागता है लेफ्ट राइट, कोई अधिकारी पे जाता है जो फंस गया है, कोई पॉलिटिशियन पे भी जाएगा। अब जब वो जाते हैं तो वो तो अपनी बात बोलते हैं ना बेटे, दूसरी बात तो नहीं बोलते ना। जब कभी अगर हमसे कोई बोलता भी है कि भी क्या है मामला, जब उनको बता दिया जाता है, आज तक मेरे 26 साल के अनुभव में मुझे आज तक कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया कि मुझे कुछ गलत करना पड़े। और कहीं अगर किसी ने एक्सपेक्ट किया भी है तो आई हैव टेकन स्टैंड, और जहां मैंने स्टैंड लिया है मुझे फिर अल्टीमेटली सपोर्ट किया है उन्हीं लोगों जिन्होंने मेरे से। सो पॉलिटिकल प्रेशर एक एक्सक्यूज है, मैं बड़ा क्लियर कहती हूँ, ये एक एक्सक्यूज है। कोई अधिकारी पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया कि उसको सही को गलत और गलत को सही करना पड़ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। और बियॉन्ड पॉइंट अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति किसी के आगे आएगी भी, तो वहां आदमी के अपनी जो अपब्रिंगिंग है वो सामने आती है। अगर मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है ना, तो मैं पोस्ट छोड़ना प्रीफर करूंगी बजाय गलत काम करने के। ये बड़ा, पर आज तक कठोर ऐसा पोजीशन नहीं आई और ऐसा कोई प्रेशर कभी आता भी नहीं है। आम धारणा है कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, हम कभी प्रेशर में काम नहीं करते, हम वो काम करते जो हमें सही और गलत नजर आता है। अब कोई पॉलिटिशियन प्रेशर करता भी नहीं है, कभी नहीं करता है। थैंक यू मैम। इतनी बारीकी से इन विषयों को छुआ तो लगता है कि मैडम पीएचडी हैं समाज शास्त्र में, और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे सीनियर अधिकारी सामाजिक विषयों को बड़ी गंभीरता से लेते और टच करते हैं। मेरे यहाँ 2 सुझाव हैं। एक आध को तो आप मान भी चुके हैं कि हमारे यहाँ जो चोरियां होती हैं मैडम, ट्रेस कम हो पाती हैं और रिकवरी उनसे भी कम हो पाती है। तो इस मामले में ये थोड़ा सा इंप्रेशन भी खराब करती हैं ये चीजें पुलिस का, कि आम आदमी यूँ कह देते हैं भी मैं माल पी गए, जो हरियाणवी लैंग्वेज है, ये मैं माल पी गए, तो दूसरा मान भी लेते हैं भी पी गए, क्योंकि वो जिसकी चोरी हुई है उसको वापसी कुछ नहीं मिलता, तो दूसरों की ये जो धारणा है वो अन्य आदमियों के भी उसमें घर कर जाती है। सेकंड मेरा ये सुझाव है, जो नशे की जो ये खेप अब ये उतरती हैं और युवा पीढ़ी को मैं तो कहता हूँ कि बर्बाद ही कर रही हैं, क्योंकि सच्चाई है फोन ने और दूसरी मतलब गैप ने, जैसा आपने कहा कि ये पारिवारिक गैप है, बहुत लोग
इवन मोर देन 95% लोग इकट्ठे बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, ये सच्चाई है। बच्चा लेट आया तो माँ बाप की हिम्मत ही कम पड़ती है, बीच से पूछ लें कि कहाँ गए थे महाराज, कहते हैं टाबर है, हांड आया। वो थोड़ा सा ये है कि अब पुलिस की जिम्मेवारी इस मामले में थोड़ी सी ये ज्यादा है कि जहाँ से ड्रग वितरित होती हैं, जो सप्लायर है, उस पे थोड़ा सा अंकुश ज्यादा लगाया जाए। ठीक है, नागरिकों पे डाली जाती है, नागरिकों की जिम्मेवारी भी है कि वो बताएं, लेकिन पुलिस के पास मुखबरी बहुत होती है कि यहाँ से ये सप्लाई हो रहा है, वहां से अगर वो अपनी भाषा में कहीं चूड़ियां चढ़ाई जाएं तो उसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और देश बर्बाद होने से ये देश और ये युवा पीढ़ी बच सकती है। आपने हमारी बात सुनी और मेरी बात से लगता है कि सभी जो आए बैठे हैं, क्योंकि मैं इन्हीं की बात कह रहा हूँ, सभी सहमत हैं इस बात से और हम एक आश्वासन चाहेंगे कि इस मामले पे हमारी इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, सबसे पहली बात तो ये कि थाना भवानीखेड़ा में काफ़ी लोग होते हैं कि आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। पत्रकारों का काम लगभग रोज का होता है। सर भी आए थे तो बुलाया गया था, आए थे। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थाना भवानीखेड़ा परिसर में पानी भर जाता है, घुटने तक चढ़ा चढ़ा के पेंटों को जो है एंट्री करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है। SHO साहब ने आने के बाद में एक काम तो किया है जी, लगभग 400 गुलाब के पौधे और फलदार पौधे जरूर लगाए हैं। सब भी आए थे, इन्होंने भी देखा था, पौधारोपण भी किया था। सबसे पहली डिमांड तो ये है जी, गामराम की तरफ से, मान लो जैसे अंकल जी ने कहा भाई गामराम की डिमांड है या फिर पत्रकारों की अपनी मतलब सोच है जी, इस थाना को अच्छा सा बना के और SHO साहब की मेहनत पे आदर्श थाना घोषित किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है जी, इन्होंने ये जहाँ पे आप खड़े हैं, बैठे हैं हम, यहाँ पे धूल उड़ती थी, आज यहाँ पे दूब है, पीछे लगभग 400 पौधे लगाए हैं, त्रिवेणी लगाई है SHO साहब ने। सर भी आए थे, त्रिवेणी लगा के गए थे। दूसरा ये जी कि जो ये ड्रग्स का मामला है, इसमें जैसे होटल्स पे सिल्वर रोल लिया जाता है, होटल वालों पे खरीदते हैं, तो उन पे भी अगर टच बनाया जाए तो मेरे ख्याल से नशा कंज्यूम करने वाले तो आइडेंटिफाई हो ही सकते हैं। थैंक यू मैम। का परसेंटेज, ट्रेस परसेंटेज एज वेल एज रिकवरी परसेंटेज, ये एक्चुअली डाउन और ये डाउन सिर्फ यहाँ नहीं है, ये आप किसी भी स्टेट की पुलिस का परफॉर्मेंस निकाल दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, चोरी जो अगर एक हम जब नए नए पुलिस में आए थे तो हमें ये कहा गया था क्राइम जैसे इन्वेस्टिगेशन, सबसे अगर टफ क्राइम कोई अगर और इन्वेस्टिगेशन के लिए है और जिसमें एक्चुअली आईओ की काबिलियत का पता चलता है, वो चोरी का है। क्योंकि चोरी एक ऐसा क्राइम है जहाँ कौन आया, कहाँ से आया, कब निकल के गया, किस दिशा में निकल के गया, कुछ नहीं पता। घर के अंदर 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, घर के अंदर पूरे भरे घर के होते हुए भी बंदा टैलेंट दिखा करके निकाल के ले जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं, विटनेसेस नहीं होते हैं, अनलाइक जो बाकी क्राइम्स होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इसका परसेंटेज लो है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वो रिकवरी की जहां तक बात है कि घालमेल करना, मैंने बताया कि कुछ चीजें तो हमें पता है कि स्ट्रेट आती है कि 2 पक्षों में से एक पक्ष का अगर हो गया वेरिफिकेशन में कि ये सही है, दूसरा आंख बंद करके कह देगा जी पुलिस से पैसे खा के पैसे भर दिए। घालमेल कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं इस कारण बताती हूँ, जितना रिकवरी परसेंटेज डाउन होता है, हमें भी ऊपर सवाल जवाब होते हैं हमसे भी कि परसेंटेज डाउन क्यों है। तो हर आदमी, अब पुराना जमाना खैर चला गया जब लोग अपनी जेब से रिकॉर्ड ठीक करने के लिए बेचारा SHO कहीं से जुगाड़ करके रिकवरी दिखाता था, अब जो है जेन्युइन है। तो रिकवरी परसेंटेज डाउन होने का एक रीजन ये भी है, अब मान लो मोटरसाइकिल 4 चोरी हुई, मोटरसाइकिल पूरी कम मिलती है, कट जाती है, कटने के बाद नशेड़ी गंजेड़ी है, पैसा उसने फूंक दिया। अब आप किसी को चमड़ी उतार करके तो पैसे नहीं निकलवा सकते ना। ह्यूमन राइट का, मानव अधिकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो पीछे कह रहे थे कि पिटाई करते हुए वीडियो डालो, पिटाई करते हुए चोर की वीडियो जहां जहां पड़ी है ना, जनता की पिटाई की, वो जिन लोगों ने पीटा ना, सबके पर्चे दर्ज हो गए। जब जनता के पर्चे दर्ज हो गए तो पुलिस तो पीटेगी, तो डिपार्टमेंटल भी होगी, डिसमिस भी होगा, क्योंकि अब ह्यूमन राइट भी एक चल रहा है ना, टॉर्चर तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। तो ये जो चोरी वाले केसेस में रिकवरी लेट कम होने का रीजन ये भी है कि जब तक पुलिस चोर तक पहुंचती है, अगले ने तो खाया पिया हजम कर दिया, अब किसी का कहां से रिकवर करोगे। हाँ, व्हीकल एज इट इज मिल जाए, गाड़ी एज इट इज, और टाइम। हमारे वहां पर रेवाड़ी में 50 लाख की ज्वेलर शॉप से लूट हुई थी
और 3 दिन के अंदर वो ट्रेस हो गए। पूरे के पूरे 50 लाख के 100% गहने रिकवर हुए थे। कोई घालमेल नहीं था। पुलिस कभी घालमेल नहीं करती, जो जितना होता है उतना दिखा देती है। उसमें कोई उसका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी तरह का। रही उसकी ड्रग की बात है, ड्रग्स वाले में कॉपरेशन रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। मुखबरी की बात है, मुखबर हमारे होते हैं। आपको मैं जो हम बार बार यहाँ जो बात कह रहे हैं आप इसको समझिए। एसपी साहब ने की थी डिमांड और सप्लाई की। सप्लाई पार्ट पे हमारे आधे टाइम टीमें झारखंड और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र होती हैं। जो मेजर खेप आ रही है गांजा की और उसकी वो वहां से आती है, इधर हिमाचल से आती है थोड़ी सी। हमारी टीमें सोर्स तक जा रही है, ना सिर्फ सोर्स तक जा रही है। क्राइम की प्रोसीड से जिन लोगों ने खुद को ग्रो किया, अभी देखिए वहां पर रोहतक में 3 बिल्डिंगें गिरी है। तीनों ड्रग पैडलर थे जिन्होंने नशे का व्यापार करके अच्छे बड़े बड़े महल बना लिए थे। सारे के सारे जो है डिमोलिश कर दिए गए। पिट्स एनडीपीएस में अभी सोनीपत में एमएचए से परमिशन लेके उसको डिटेन किया गया है। हरियाणा का पहला पिट्स एनडीपीएस का केस हमारी रेंज से है। अभी एसपी साहब ने भी केस भेजे रोहतक में भी। तो ये ड्रग की पैडलिंग करने वाले, ड्रग के धंधे में जो शामिल है, उनका हम हर तरीके से सब तरीके से एक्शन ले रहे हैं। सप्लाई साइड से भी फाइनेंशियल लॉस भी कर रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं जो अवैध संपत्ति इकट्ठी की है गलत धंधे से। लेकिन ये सारी चीजें पुलिस कर भी रही है। आपका सहयोग कहाँ चाहिए? ड्रग को यूज कौन कर रहा है? डिमांड कहाँ से आ रही है? एंड यूजर क्या है? देखिए ऐसा है, चाहे आप चाहे मैं, हम सब इसी समाज का हिस्सा है। और इस समाज में कोई भी समस्या है या कोई भी कुरीति अगर हो रही है तो जितना उसका प्रभाव आपके आम आदमी के ऊपर है वही मेरे ऊपर है। मैं इसको अपने एक परिवार की तरह लेकर के चलती हूँ। और किसी परिवार में जहाँ सेवा सुरक्षा सहयोग का भाव जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है। मुझे लगता है कि आज हम जो सामने से जाकर के लोगों के बीच में जो काम कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये चारों सब मिल करके, हम सब मिल करके इसको अगर एक इकट्ठा होकर के सच्चे मन से अगर इसको लागू करें तो अवश्य बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। समाज एक स्वस्थ समाज के इस बारे में सभी जिला स्तर पर बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। जो विशेष तौर पे सेंसिटिव संवेदनशील इलाके हैं और पूरे शहर के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, 5 ही जिलों में उसको कवर करने के लिए काफ़ी फुर्ती से काम हो रहा है। कहीं एमपी नेट से सहायता मिल रही है तो कहीं म्यूनसिपलिटी से मिल रही है। कई जगह पर जो CSR के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत आने वाले बहुत ही थोड़े समय में शायद हम पूरी तरह से इस मामले में तीसरी आंख को सभी जिलों में और इस रेंज में सभी संवेदनशील स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। सभी को बेहतर बनाने का ही तो कदम है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और खुल के इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं। एक परिवार के अंदर 5 अगर बच्चे हैं तो 5 बच्चे 5 अलग प्रकृति स्वभाव के होते हैं। तो मेरा भी तो हरियाणा पुलिस का एक फैमिली है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस को कभी मैं डिनाई नहीं किया है। परंतु जब ऐसे एक्सेप्शन सामने आते हैं तो उसके डिपार्टमेंटल से लेकर क्रिमिनल एक्शन तक हम सख्ती से करते हैं ताकि इस तरह के अपवाद आगे आने वाले समय में कम होते जाए। कमियां हैं, लेकिन कमियां होने के बाद में कमियों के रोना रो करके हम अपने कर्तव्य से पीछे तो नहीं हट सकते हैं। आदमी, एक मैंने कहीं बचपन पढ़ा था कि आदमी हर परिस्थिति में गुजारा करता है और हरियाणा पुलिस तो इस मामले में बहुत ही एडेप्टेबिलिटी हरियाणा पुलिस की बहुत अच्छी है। कमी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम लोग 100% देते हैं और उसमें भी हम अपने आप को ढाल करके कोशिश करते हैं कि कैसे हम स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉयमेंट करें फोर्स का, कि कम फोर्स होने के बावजूद भी हम बेहतर परिणाम को लेके आए। कि सबसे पहले तो जरूरी है कि सोर्स, तो सोर्स के लिए जो भी हमारे चैनल्स होते हैं उनको चैनल्स को यूज करके पीछे जैसे बहुत अच्छे रोहतक में दादरी ने बाकायदा फैक्ट्रियां पकड़ी हुई है बाहर से। हालांकि हमारे यहाँ पर इस इलाके में ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली ज़्यादा नोटिस भी नहीं आई है। एमपी से धारवाड़ रीजन जो एमपी का है या यूपी से पीछे स्मगलिंग होकर के आने की बातें सामने आई थी। तो पहला तो सोर्सेज होता है। दूसरा, जो एंड यूजर का किसी को पकड़ा जाता है तो उनकी इंटरोगेशन से भी पता चलता है कि वो कहाँ से लेकर के आए। तो सोर्स इंफॉर्मेशन और रिकवरी फ्रॉम द एक्यूज, जिसके इंटरोगेशन से तुरंत एक्शन होता है। अभी सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा पुलिस सिर्फ पहले क्या पकड़ लिया, मामला खत्म हो गया। अब उससे ऊपर हम बैक टू बैक एंड चैनल पे भी जानते हैं, फ्रंट एंड चैनल पर भी, यानी सोर्स अप टू द एंड यूजर, पूरी की पूरी चेन, पूरी की पूरी लिंक को अब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमें काफी सक्सेसफुल भी रहा है। बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड और ऐसे इलाके जहाँ से एक्चुअल सोर्स
आता है गांजा, चरस या जो भी एनडीपीएस कॉन्ट्राबैंड्स का, उस लेवल पर भी उनकी सहायता से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, बात सिर्फ इतनी है कि हाँ, जब कहते हैं ना अति होती है तो आदमी अपनी एक्शन भी उसके हिसाब से बदलता है। जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग सिर्फ पकड़ते थे, चालान देते थे, नाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम बैक एंड अप टू फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड बैक एंड में जो प्रोड्यूस आता है, जो उसके बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशियरी वाज नेवर अटैक्ड अर्लियर। अब जो बेनिफिशियरीज हैं, ना सिर्फ उनको पिट्स एनडीपीएस में डिटेन भी कर रहे हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम से जो उन्होंने प्रॉपर्टी एक्रू की गई है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज एक्रू फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो उसको भी डिमोलिश किया जा रहा है टू सेंड अ क्लियर मैसेज टू द क्रिमिनल्स कि आपका इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ हरियाणा पुलिस साम दाम दंड भेद पूर्वक संपन्न करने के लिए भिवानी पुलिस, झज्जर पुलिस या हरियाणा पुलिस जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फोर्स की कमी बेशक आम दिनचर्या में हमारे है, सभी जिलों में है, परंतु क्योंकि फेजेस में हो रहे तो फोर्स का मोबिलाइजेशन करके एज पर स्टेट इलेक्शन कमीशन नॉर्म जो भी रिक्वायरमेंट फोर्स की है पूरी। देखिए, पहली चीज़ तो मैं इसको खुला दरबार नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं चल के लोगों के बीच में हमारा पूरा अमला जा रहा है एक गैप को कवर करने के लिए। खुला दरबार होता है जहाँ हम बैठ के चलो आप अपनी शिकायतें दो और वो आप अपनी कंप्लेंट्स दो, नहीं, मैं एक चर्चा परिचर्चा के लिए जा रही, एक जनसंपर्क अभियान कह लीजिए या एक पुलिस का पब्लिक के साथ एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये संवाद ना होने की वजह से बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारी अवधारणाएं पैदा हो जाती हैं, उससे समाज को नुकसान होता है। क्योंकि हम आपकी तरफ नहीं आते हैं, जनता की तरफ हम पॉजिटिव नहीं हो पाते, जनता हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होती, और ये जो गैप है उसका बेनिफिट हमेशा क्रिमिनल लेके जाता है। तो आप इसको एक खुला दरबार ना कहें कि आप ये कह दीजिए कि प्रयास किया जा रहा है सीधा संवाद स्थापित करने का जनता के साथ, ताकि क्या इस क्षेत्र की तकलीफें हैं, क्या इस क्षेत्र की शिकायतें हैं, क्या हमारी कार्यशैली है, हम कहाँ बेहतर, क्योंकि हमारे जज तो आम जनता है, क्योंकि दे आर द बेनिफिशियरी, वो हमारे क्लाइंट हैं, हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज अच्छी है या खराब है इसका तो जायजा क्लाइंट के ही डायरेक्ट बात करने से होगा कि हम जनता के पास जा रहे हैं। और ठीक बात है, मैं इस चीज़ से कभी मैंने इनकार नहीं किया, मैं अभी भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ खामियां हैं, हमारे कुछ मुलाजिम हो सकता है गलत प्रवृत्ति गलत रास्ते पे हो, अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आता है तो तुरंत हमारे निगाह में लाना चाहिए। उसके साथ देखिए, करप्शन की या उसकी बात की है तो समाज का भी कर्तव्य है, अगर एक नाके पे कोई अगर पुलिस वाला रोकता है तो ट्रैफिक का चालान करवाना चाहिए, ना कि ये कह करके कि मैं कोर्ट कचहरी तक नहीं जाऊंगा, मैं 5000 का फाइन क्यों दूं। और खास तौर पे एमवी एक्ट में जो अमेंडमेंट के बाद हैवी फाइन आए हैं, क्या उतना कर्तव्य उस आम आदमी का नहीं है कि पुलिस को पैसा ना दे बल्कि चालान काटने के लिए इंसिस्ट करें? तो ये जो इसी तरह के जो मुद्दे हैं तभी हल होंगे जब हम आपस में बैठ करके बात करेंगे, और वही एक प्रयास की कड़ी में ये सारे शुरुआत में, क्योंकि ये दो मुद्दे ऐसे हैं प्लस एक पंचायत इलेक्शन जो हमारे को इमीडिएटली, देखिए आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरी पुलिसिंग के सभी क्षेत्रों को आप नहीं कवर कर सकते हो। दूसरा, किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की लिमिट है। साइंस कहता है कि 40-45 मिनट के बाद अगर आप कुछ कहते तो आदमी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, फिर वो ऊपर से उड़ने लगता है। आपको उतने ही टॉपिक कवर करने चाहिए जो पहले प्रायोरिटी पर है, दूसरा जिसको एब्जॉर्ब किया जा सके। ट्रैफिक के लिए अलग से एक कार्यक्रम रखा जाएगा अवेयरनेस के लिए, नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस और जो बाकी जो क्राइम्स और क्रिमिनल्स को लेकर के और कहाँ अवेयरनेस करनी है, ये प्रोग्राम्स जो होते हैं अवेयरनेस के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक आने वाले